तो जेईई मेंस का 22 जनवरी का पेपर अभी हो चुका है, शिफ्ट 1 हो चुका है और मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं कंप्लीट केमिस्ट्री पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन, जिसमें जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो हम लोग करने वाले हैं और हम ये देखेंगे कि केमिस्ट्री में कितने क्वेश्चंस किस चैप्टर से आए हैं, कौन से पार्ट से ज्यादा हैं, फिजिकल से, ऑर्गेनिक से, इनऑर्गेनिक से, और इस साल का पैटर्न कैसा रहा है। तो कंप्लीट एनालिसिस के लिए बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। तो शुरू करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट फॉर हाइड्रोजन इज ए नॉट, देन रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन He प्लस आयन इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट इज ए, देन ए नॉट अपॉन ए एस। तो देखो बच्चों, अगर आपको रेडियस वाले क्वेश्चंस करने हैं तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। किसी भी शेल की अगर अपने को रेडियस निकालनी है तो हम फॉर्मूला लिख सकते हैं ए नॉट एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड। ए किसी भी रैंडम, किसी भी अगर हाइड्रोजन जैसी कोई स्पीशीज है हमारे पास, वन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, तो उसका अगर मुझे रेडियस निकालना है, और ए नॉट होता है हाइड्रोजन के फर्स्ट शेल की रेडियस, और एन का मतलब होता है यहां पर कौन से नंबर की शेल की रेडियस निकालनी है अपने को, और जेड का मतलब होता है उसका एटॉमिक नंबर। तो हमसे बोला है ए नॉट, ठीक है, ए किसके बराबर आ जाएगा, ए बराबर आ जाएगा ए नॉट, कौन से शेल की बात की जा रही है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट। बच्चे यहां पर गलती करते हैं, एन की वैल्यू 3 लिख देते हैं। थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब है फोर्थ आपको शेल के बारे में निकालना है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड, हाइड्रोजन हीलियम, जेड की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो ए इज इक्वल टू ए नॉट इंटू 16 अपॉन 2, और यहां पर आ जाएगा 8, और अपना आंसर आ जाएगा ए नॉट अपॉन ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/8। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। तो ये क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर से है, दैट इज फिजिकल का एक क्वेश्चन हमें देखने को मिला, और ये क्वेश्चन काफी इजी है। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगेन हमें फिजिकल केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। इफ इनिशियल प्रेशर ऑफ CO2 इज 0.6 atm एंड आफ्टर इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश्ड द टोटल प्रेशर इज 0.8 atm, देन फाइंड Kp। इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग भर भर के क्लास में करते हैं। हमारे जो भी बच्चे हैं उनकी तो इस क्वेश्चंस की काफी अच्छे से प्रैक्टिस रही होगी। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। CO2 गैस प्लस कार्बन सॉलिड गिव्स 2CO गैस। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको करना कैसे है, तो देखो यहां पर आपको इनिशियली दिया है 0.6, कार्बन सॉलिड है, इसके कारण कुछ प्रेशर होगा नहीं, और इनिशियली ये कुछ था नहीं, तो इसके कारण लगने वाला प्रेशर भी हम कितना मानेंगे, 0 मानेंगे। थोड़ी देर रिएक्शन चलेगी तो ये x खत्म होगा, और ये सिंस इसकी स्टोइशियोमेट्री 2 है तो ये 2x बनेगा। तो अगर मुझे टोटल प्रेशर लिखना है तो टोटल प्रेशर के लिए लिखूंगा 0.6 माइनस एक्स प्लस 2x, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 0.6 प्लस एक्स, सॉरी ये हो जाएगा 0.6 प्लस एक्स, जो कि किसके बराबर है, टोटल प्रेशर दिया है आपको 0.8, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.2। इसका मतलब ये है इक्विलिब्रियम में अगर एक्स की वैल्यू यहां पर पुट कर दूं मैं तो कितना आ जाएगा 0.4, और इक्विलिब्रियम में ये कितना आ जाएगा, एक्स की वैल्यू 0.2 पुट करने पर कितना आ जाएगा 0.2 इंटू 2 0.4। तो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp क्या आएगा, Kp आ जाएगा 0.4 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 0.4 की पावर 1, कितना आ जाएगा 0.4। आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए। तो ये भी क्वेश्चन काफी इजी की कैटेगरी में हम इसे रख सकते हैं। तो 2 क्वेश्चन हमने फिजिकल केमिस्ट्री के देखे, दोनों ही बहुत इजी थे, और अगर किसी भी स्टैंडर्ड टीचर ने नॉर्मल क्वेश्चन प्रैक्टिस भी क्लास में कराई होगी तो बच्चों के ये दोनों क्वेश्चन बने ही होंगे। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। सो आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस is to be converted into steam at 110 degree Celsius. Mass of ice is given and what amount of heat is required. ये क्वेश्चन हर टीचर क्लास में करवाता ही है, और ये क्वेश्चन बहुत इजी है। इसे करना कैसे है, सबसे पहले आपको आइस को -10 डिग्री सेल्सियस पर 0 डिग्री सेल्सियस की आइस बनाना पड़ेगा। फिर इस 0 डिग्री सेल्सियस की आइस को 0 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट करके लिक्विड वाटर बनाना पड़ेगा। फिर इस 0 डिग्री सेल्सियस वाले वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस वाले लिक्विड वाटर को में कन्वर्ट करना होगा। फिर इस 100 डिग्री सेल्सियस वाले वाटर को बॉईल करके इसको गैस में कन्वर्ट करना होगा। फिर इसे कन्वर्ट करना होगा 110 डिग्री सेल्सियस वाले गैस में।
तो हमें यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन की जरूरत है जो इस क्वेश्चन में, सिंस एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, इन्फॉर्मेशन की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, बट मैं आपको अप्रोच जरूर बता सकता हूँ। तो -10 से 0 डिग्री सेल्सियस आपने कितना टेम्परेचर इंक्रीज किया, 10 इंटू यहाँ पर आपको आइस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया हुआ होगा, प्लस आइस से वाटर कन्वर्ट होने के लिए एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, आप डायरेक्ट यहां पुट कर सकते हैं। फिर 0 से 100 डिग्री सेल्सियस आपको जाना है, तो 100 डिग्री सेल्सियस से आपने टेम्परेचर बढ़ाया, इनटू यहां पर वाटर का आपको हीट कैपेसिटी लगेगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, प्लस अब आपको वाटर को गैस में कन्वर्ट करना है बॉइलिंग पॉइंट पर, तो आपको एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन दिया हुआ होगा, उसको ऐड करना होगा, प्लस 100 से 110 10 डिग्री सेल्सियस का आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया। अब आपको गैस का आपको क्या निकालना होगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये आ जाएगा 1 किलो के लिए, लेकिन हमारा टेम्परेचर दिया हुआ है, सॉरी हमारा मास दिया हुआ है 10⁻³ होल से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये भी बहुत ही आसान सवाल है जो कि थर्मोडायनामिक्स से आया है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स। स्टैंडर्ड बुक, अगर मैं आपको एक बुक का नाम लूं, दैट इज MS चौहान, या फिर हमारे क्लासरूम में होने वाले टेस्ट पेपर में ये सवाल एज इट इज बार बार आया गया है, सेम मॉलिक्यूल दिया हुआ होता है, और इसका अगर आपको नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स निकालने हैं तो एक ये अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल दिया हुआ है जिसकी 2 कायरल सेंटर आपको देखने को मिलेंगे, यहां पर ये सिस्टान शो करेगा और इसके अबाउट ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। आंसर आ जाएगा 2⁻², दैट इज इक्वल टू 4। तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा 4। ये ऑर्गेनिक का पहला हमारा सवाल है जो कि काफी इजी आया है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इनमें से कौन पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट नहीं देगा, या सॉरी विच विल गिव पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट, कौन फेलिंग टेस्ट दे देगा? जो अपने नॉर्मल एल्डिहाइड्स होते हैं वो हमारे फेलिंग टेस्ट देते हैं। आप अगर आप ये देखोगे तो ये बेंजल्डिहाइड है, आपका ये कीटोन है, ये नहीं देगा, ये भी नहीं देगा। ये आपका 1,2 डायोल है, ये भी नहीं देगा। आपका जो फेलिंग टेस्ट देगा वो कौन देगा? नॉर्मल हमारा एल्डिहाइड होता है CHO ग्रुप, ये आपका पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट देगा। इसका आंसर आ जाएगा C। अगेन एक बहुत ही आसान सवाल आपसे ऑर्गेनिक से पूछा गया है। इस क्वेश्चन को करने में भी बच्चों को 5 से 10 सेकंड लगे होंगे। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। एन इलेक्ट्रॉन ऑफ He+ इज प्रेजेंट इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट, फाइंड इट्स डी ब्रोगलीज वेवलेंथ। यहां पर एटॉमिक स्ट्रक्चर से दूसरा सवाल है, इसलिए इस साल जैसे लास्ट ईयर तक क्या हो रहा था, फिजिकल केमिस्ट्री का मारा था, इस बार हम लोग देख रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री के एक ही चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर से हमें 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? लैम्डा इज इक्वल टू H/mv। हमसे पूछा है थर्ड एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है, तो MVR इज इक्वल टू NH/2π। ये बोहर की पोस्टुलेट है, बोहर का पोस्टुलेट है, MVR इज इक्वल टू NH/2π होता है। फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां पर? R MV इज इक्वल टू NH/2πr। अब लेमडा में हम ये पुट कर देंगे H/MV की जगह क्या लिखेंगे हम लोग? NH/2πr। तो लेमडा किसके बराबर आ जाएगा? 2πr डिवाइडेड बाय n। क्लियर है? अब इस r का अगर हमने को वैल्यू मालूम पड़ जाए तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो लैम्डा इज इक्वल टू 2π/n और r होता है 0.529 एंगस्ट्रॉम इंटू n² डिवाइडेड बाय z। n से n कट जाएगा। अब आपको कौन से शेल के बारे में बात करनी है? थर्ड एक्साइटेड स्टेट। अगेन यहां पर वही गेम खेला गया जैसे पहले क्वेश्चन में हुआ था। पहले क्वेश्चन में भी n की वैल्यू डायरेक्ट न देते हुए थर्ड एक्साइटेड स्टेट बोला गया, यानी कि आपको n की वैल्यू यहां पर क्या लेनी है? 4 लेनी है। z की वैल्यू क्या लेनी है? हीलियम का एटॉमिक नंबर लेना है। तो यहां पर 4/2, यहां पर 2 आ जाएगा। लेमडा आ जाएगा 2π इंटू 0.529 इंटू 2 एंगस्ट्रॉम में आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन काफी इजी था, 4 ऑप्शन देखकर हम फिर उसको टिक कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा एसिड विटामिन सी के नाम से जाना जाता है? बच्चों को बार बार बताया जाता है एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी के नाम से जाना जाता है। काफी इजी क्वेश्चन है ये। जनरली इस चैप्टर से बायोमोलिक्यूल्स जैसे चैप्टर से बच्चे क्वेश्चंस नहीं करते हैं, और अगर ऐसा इजी क्वेश्चन आ जाता है तो बच्चों का काफी नुकसान हो जाता है। तो आई थिंक ये सब चीजें बच्चों को करके जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन,
CH3O CH2Cl will show nucleophilic substitution reaction SN1 mechanism in that is protic medium। देखो ये हमारे पास एक ईथर है CH3O CH2 और यहां पर हमारे पास क्या है Cl। देखो जब क्लोरीन निकलेगा तो प्लस इस कार्बन पर आएगा और ये प्लस ऑक्सीजन की लोन पेयर के साथ यहां पर बैक बॉन्डिंग बन जाएगी, अच्छी खासी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आएगी। इसका मतलब कार्बोकेटाइन का बनना फेवरेबल है और कार्बोकेटाइन का बनना अगर फेवरेबल है तो SN1 मैकेनिज्म बहुत अच्छे से होगी। दूसरा सवाल है, ये जो मॉलिक्यूल है ना, ये मॉलिक्यूल मैंने अपने नोट्स में बार बार लिखाया गया है कि ना तो ये अच्छे से SN1 करता है ना तो ये मॉलिक्यूल अच्छे से SN2 करता है। SN1 करने के लिए कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चाहिए। अगर आप यहां पर कार्बोकेटाइन बनाएंगे तो यहां पर अल्फा हाइड्रोजन 0 है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी भी कम है और यहां पर हिंड्रेंस, इस बल्कि ग्रुप का हिंड्रेंस होने के कारण SN2 भी खराब तरीके से होता है और यही दोनों बातें यहां पर बोली गई हैं। दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। बार बार मैंने बच्चों को बोला है डी एंड एफ ब्लॉक में 2-3 चीजें हैं, आप बस उतनी ही करके जाओ। एक मैंने बोला था आपको कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके चले जाना, बच्चों ने किया भी। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाली अगर आपको एनसीईआरटी की चार्ट भी अगर आपको आता है तो आप एक क्वेश्चन डेफिनेटली बना सकते हो। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है कि 4f7 कॉन्फ़िगरेशन किसके लिए पॉसिबल है, किसका 4f7 कॉन्फ़िगरेशन है। मैंने बच्चों को रटवाया भी है कि यहाँ पर EU+2 और GD+3 का 4f7 कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो ये क्वेश्चन भी काफी आसान यहाँ पर आ गया। अब पूछा है हाउ मेनी कंपाउंड्स हैव लीनियर शेप, तो एक एक का हम लोग शेप बनाकर देख लेते हैं। SO2 sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, लीनियर नहीं होगा। BeCl2 हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी BeCl2 में, BE की हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी sp, यानी कि ये लीनियर हो जाएगा। N3- का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। यहां पर ये प्लस, ये माइनस, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp, अगेन इसके अबाउट जो ज्योमेट्री आएगी वो कैसी आएगी, लीनियर आएगी। अब आते हैं हम लोग NO2+ के साथ। तो NO2+ का स्ट्रक्चर हम लोग कुछ ऐसे बना सकते हैं। अगेन नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन sp, ये भी क्या आ जाएगा, लीनियर। तो और NO2 की अगर अपन बात करें तो NO2 का स्ट्रक्चर कुछ दैट इज बेंट शेप में। तो यहां पर आपके जो नंबर ऑफ कंपाउंड्स हैं जो कि लीनियर ज्योमेट्री रखते हैं वो कितने हैं, 1 2 3 4। इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 4। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम साइज आउट ऑफ Al+3 Mg+2 F- एंड Na+। Al+3 Mg+2 F- और Na+, ये सभी हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। क्लास नोट्स में डायरेक्टली आपको देखने को मिलेगा इन सब के पास 10-10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में अगर आपको साइज कंपेयर करना हो तो आप देखो किसके पास जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा वो उतना ही बड़ा होगा और जिसके पास जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना छोटा होगा। तो इसमें सबसे बड़ा होगा F- और बताओ आप सबसे छोटा कौन होगा, Al+3। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब हमसे यहाँ पर सीक्वेंस पूछा हुआ है, ये शायद ये टाइपिंग एरर है यहाँ पर थोड़ा सा। आइए, बहुत आसान सवाल है। मैंने बच्चों को एक बार क्लास में बोला था कि अगर आपको एग्जाम में बेंजीन के ऊपर NO2 अगर दिख जाए तो आप रिएक्शन भी मत देखना, सीधा कन्वर्ट कर देना उसको एनिलीन में। और यहां पर वही रिएक्शन हो रही है, SnHCl आपका नाइट्रोबेंजीन के साथ एनिलीन देता है। इसकी रिएक्शन अगर आप NaNO2 के साथ कराओगे, NaNO2 + HCl, तो डायएजोटाइजेशन रिएक्शन होती है। फिर CuCl के साथ यहां पर क्या बन जाएगी रिएक्शन, क्लोरोबेंजीन। और उसका अगर आप वुड्स रिएक्शन कराते हो तो आपको क्या बन जाएगा, क्या मिल जाएगा, बायफिनाइल मिल जाएगा। बायफिनाइल आप इसका फॉर्मूला बना सकते हो आसानी से और इसका आप फिर मास भी निकाल सकते हो। चलिए हम ट्राई करते हैं। टोटल कितने कार्बन है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 कितने हो जाएंगे, 12। हाइड्रोजन को काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मास निकाल लेंगे, 12 × 12 प्लस हाइड्रोजन का 10, 144 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 154 हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल। यहां पर भी बच्चों ने बहुत अच्छे से इन क्वेश्चंस को किया होगा। अगेन आते हैं हम लोग अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये एज इट इज आपको क्लास नोट्स में रटाया जाता है, एज इट इज। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में, कंपेयर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ गिवन सॉल्यूशंस।
बच्चों बॉइलिंग पॉइंट अगर आपको मेजर करना है तो बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला होता है डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी इंटू वॉन्टो फैक्टर। अब सारे एक्वा सोल्यूशन है इसलिए के बी 0.512 ये फिक्स है पानी का। आपको बस मोलैरिटी को मोलैलिटी मानकर यहाँ पर m इंटू आई की वैल्यू देखनी है, जिसकी m इंटू आई की वैल्यू सबसे ज्यादा उसका डेल्टा टी भी सबसे ज्यादा और उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा। तो पहले वाले ऑप्शन के लिए 10 की पावर -4 सबसे कम, ये गया ये भी गया। अब इन दोनों में कौन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर कंपेयर बॉइलिंग पॉइंट, तो सबसे ज्यादा किसका आ जाएगा, सी का। सी के बाद किसका आ जाएगा, बी का। बी के बाद अब ये भी NaCl है, ये आपका 10 की पावर -4, ये भी 10 की पावर -4 है, लेकिन NaCl का वॉन्टो फैक्टर 2 होता है इसलिए NaCl का ज्यादा होगा। और फिर यूरिया एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है इसलिए वो टूटेगा नहीं, उसका वॉन्टो फैक्टर 1 आएगा इसलिए उसका सबसे कम होगा। आगे बढ़ते हैं। फॉर NiCl होल 4 होल -2 व्हाट इज द चार्ज ऑन मेटल एंड शेप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिस्पेक्टिवली। तो NiCl4 होल -2, Na की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम लोग x मान लें, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 इंटू 4 इज इक्वल टू -2 और यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी हमारी +2। तो Na हमारा +2 में है। अब हमको निकालना है कि क्या ये टेट्राहेड्रल है या फिर स्क्वायर प्लेनर है। तो उसके लिए आपको निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते आना चाहिए। 3 4 5 6 7 8। अब Cl कैसा है, एक वीक फील्ड लिगेंड है तो अंदर वो पेयरिंग करवा नहीं पाएगा, और अगर वो पेयरिंग करवा नहीं पाता तो फिर स्क्वायर प्लेनर नहीं आएगा, टेट्राहेड्रल आएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 1 कि निकल यहाँ पर +2 में है और उसका जो शेप है वो कैसा है, टेट्राहेड्रल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी एक काफी इजी क्वेश्चन है, हमसे पूछा है इनमें से कौन सा किसका सबसे साइज सबसे ज्यादा मैक्सिमम है। तो हम जानते हैं, हम अभी कर चुके हैं क्वेश्चन, शायद रिपीट हो गया है, F- का साइज सबसे ज्यादा है। आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। So given the weight of the organic compound 180 mg and the weight of the AgCl precipitated 143.5 grams, calculate estimation of। ठीक है, काफी आसान सवाल है, आइए इसे करते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डेटा मुझे गड़बड़ लग रहा है, कैलकुलेट नहीं, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डेटा गलत है क्योंकि ये 180 मिलीग्राम दिया हुआ है और पीपीटी 143 ग्राम बन रही है, तो वो थोड़ा गलत लग रहा है। आई थिंक इसे हमें mg की जगह ग्राम कर लेना चाहिए। चलिए अब करते हैं। तो 143.5 ग्राम, इसका मतलब क्या हो गया, अरे ये तो मोलर मास आ गया, 1 मोल ऑफ AgCl। 1 मोल ऑफ AgCl में Cl एक है यानी कि 35.5 ग्राम Cl है, और टोटल मास कितना दिया हुआ है 180 इंटू 100, यानी कि क्लोरीन का मास 35.5 है, टोटल मास 180 है, इंटू 100 करेंगे हमारा परसेंटेज आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसे सॉल्व कर सकते हैं हम आसानी से। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ विच कंपाउंड गिव्स H2S2O8। ये भी अगेन हम लोग क्लास में बार बार बच्चों को बताते हैं कि सल्फेट्स का, फॉस्फेट्स का, नाइट्रेट्स का आसान नहीं है कि ऑक्सीडेशन आप करवा लो इनका, लेकिन अगर मान लो डाइल्यूट H2SO4 का अगर आप इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हो तो H2S2O8 बनता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। काफी आसान सवाल। और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सो फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। डायपोल मोमेंट ऑफ सिस टू ब्यूटीन इज मोर देन ट्रांस ब्यूट टू। डायपोल मोमेंट अगर आप ट्रांस वाले की बात करोगे तो इसमें कैंसल आउट हो जाता है, इसमें ऐड होता है, इस वजह से सिस का डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। इन ट्रांस आइसोमर आइडेंटिकल ग्रुप्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन। क्या ट्रांस में आइडेंटिकल ग्रुप्स अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल होते हैं, इसलिए सेकंड ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। अगले ऑप्शन की बात करें, सो 2-मिथाइल 2-ब्यूटीन कैन हैव 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो चलिए बनाकर देखते हैं, पहले ब्यूटीन बना लेते हैं हम लोग। तो 2-मिथाइल 1,2, 2 पर मैंने मिथाइल लगा लिया, एंड 2-ब्यूटीन कैन हैव 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अगर हम लोग देखें इस कार्बन पर आपके 2 सेम ग्रुप लग गए, और जब किसी डबली बॉन्डेड कार्बन पर, एक कार्बन पर भी दोनों में से, अगर इन दोनों में से किसी एक कार्बन पर भी 2 सेम ग्रुप लग जाते हैं तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इसी के साथ केमिस्ट्री का डिटेल्ड एनालिसिस है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है, और
इस पेपर को देखकर जहां तक मुझे लगता है काफी सारे बच्चे 100 on 100 लेकर आने वाले हैं। 99 परसेंटाइल लाने के लिए केमिस्ट्री में आपको, जहां पिछले साल किसी किसी पेपर में 70-80 नंबर 85 मार्क्स भी में आपकी 99 परसेंटाइल आ जाती थी, लेकिन यहाँ इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। पेपर बहुत ज़्यादा इजी है, फिजिकल का वेटेज काफ़ी ज़्यादा था, उसके बाद इनऑर्गेनिक का, और ऑर्गेनिक के साथ शायद इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया है, लेकिन हो सकता है कि हमारे पास पूरा सिंस मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस थे तो हमारे पास पूरा पेपर ना होने की वजह से हो सकता है ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस हमारे पास कम आए हैं, लेकिन पेपर काफ़ी इजी आया है। 91-95 पर ही आपको 99 परसेंटाइल इस पेपर में मिलेगा, और अगर यही पैटर्न आपका फिजिक्स और मैथ्स में भी रहा तो इसका मतलब आप ये समझ जाइए कि आपको 99 परसेंटाइल लाने के लिए इस वाले स्लॉट में अच्छे खासा स्कोर करने की ज़रूरत है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर इनकेस आपका ये पेपर बिगड़ा है, आपके पास एक और अटेम्प्ट है जिसको आप करके बहुत अच्छे से एक और बार अपना परसेंटाइल आप बढ़ा सकते हो। तब तक आप अपने बोर्ड्स के एग्जाम पर भी आपको फोकस करना है ताकि के बोर्ड्स में अच्छा परसेंटेज आए, और आप लोगों के जिन बच्चों के पेपर अभी होने वाले हैं वो अपना पेपर बहुत अच्छे से करने वाले हैं। ऑल द बेस्ट जेईई मेंस के लिए।